के बाद एक नीट परीक्षा में हुए घोटाले की अब परतें खुलती जा रही हैं। जी न्यूज ने अपनी पड़ताल में कथित घोटाले का हेडक्वार्टर गोधरा में होने का खुलासा किया था, तो हमारे इस खुलासे के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया है। जी न्यूज ने अपनी पड़ताल के दौरान खुलासा किया था कि कैसे परीक्षा के लिए गोधरा में पसंदीदा सेंटर के लिए रिश्वत दी गई और ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक समेत कई राज्यों के छात्रों ने अपने घर के नजदीक वाले सेंटर की बजाय गोधरा के खास सेंटर को परीक्षा देने के लिए चुना था। बताया जा रहा है कि 26 छात्रों के ग्रुप में से 16 छात्रों ने गोधरा के जय जलराम स्कूल को सेंटर के तौर पर चुना था और इसके लिए उन्होंने 10-10 लाख रुपए की रिश्वत भी दी थी और इस तरह आरोपियों ने छात्रों से करीब 26 करोड़ रुपए हड़पने की योजना बनाई थी। पूरे मामले की जांच के दौरान पुलिस को एक लिस्ट भी मिली है जिसमें सभी इन छात्रों के नाम भी हैं। तो लिस्ट मिला था, उनमें से कुछ लड़कों के पेरेंट्स के चेक उसमें से थे। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में जी न्यूज की खबर का असर हुआ और इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने कोचिंग सेंटर चलाने वाले मुख्य आरोपी परशुराम रॉय समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, आरोपियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिए गए हैं। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें मुख्य आरोपी तुषार भट्ट और कोचिंग सेंटर चलाने वाला परशुराम रॉय भी शामिल है। इसके अलावा कथित घोटाले में पकड़े गए आरोपियों का बिहार कनेक्शन भी अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि तुषार भट्ट, परशुराम रॉय, पुरुषोत्तम शर्मा, आरिफ वोहरा और आनंद विभोर, ये 5 आरोपी गोधरा के जय जलाराम स्कूल में हुई धांधली के मुख्य किरदार थे, जिन्होंने नीट परीक्षा के दौरान छात्रों से करोड़ों रुपए वसूलने की योजना बनाई थी। तुषार भट्ट को इस कथित घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, जो गोधरा के जलाराम स्कूल का शिक्षक था और नीट की परीक्षा में सेंटर कोऑर्डिनेटर था। पुलिस को जांच के दौरान तुषार भट्ट के फोन से कई परीक्षार्थियों की लिस्ट मिली थी। इसके अलावा उसकी कार से 7 लाख रुपए कैश में बरामद किए गए थे। वहीं इस कथित घोटाले का दूसरा सबसे बड़ा मास्टरमाइंड परशुराम रॉय था। वडोदरा में कोचिंग सेंटर चलाने वाले परशुराम रॉय ने ही टीचर तुषार भट्ट को परीक्षार्थियों की डिटेल भेजी थी। परशुराम रॉय के ऑफिस से 2.30 करोड़ रुपए के चेक भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये चेक छात्रों के परिजनों ने उसे दिए थे। इसके अलावा जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा की भी कथित घोटाले में अहम भूमिका थी। एनटीए ने परीक्षा के दौरान उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया था। आरोप है कि पुरुषोत्तम शर्मा ने मुख्य आरोपी तुषार भट्ट के साथ मिलकर छात्रों की आंसर शीट भरने की योजना बनाई। वहीं गोधरा का रहने वाला आरिफ वोहरा भी कथित घोटाले की अहम कड़ी था। आरोपी तुषार भट्ट और परशुराम रॉय के बीच पैसे के लेन देन में आरिफ वोहरा की भूमिका थी। कहा जा रहा है कि परशुराम ने आरिफ के जरिए ही तुषार को कई छात्रों की डिटेल्स भेजी थी। वहीं नीट परीक्षा घोटाले का कनेक्शन बिहार से जुड़ गया है। बिहार के रहने वाले आनंद विभोर इस साजिश में शामिल बताया जा रहा है। आनंद विभोर वडोदरा में रहता है और ओवरसीज कंसल्टेंसी सर्विस चलाता है। कहा जा रहा है कि आनंद विभोर ही वो शख्स था जो छात्रों को परशुराम रॉय के पास भेजता था। वहीं नीट परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने ग्रीवांस रिड्रेसल कंपनी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जीआरसी ने ही सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के आधार पर ग्रेस मार्क्स देने का फैसला लिया था। एनटीए की हाई पावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जीआरसी यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जीआरसी ने ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया और इस बात की जांच नहीं की कि टाइम लॉस का बच्चों की परीक्षा पर क्या असर पड़ा। टाइम लॉस की वजह से छात्रों के कितने सवाल छूट गए। ग्रेस मार्क्स देने और टाइम लॉस का अनुमान लगाने का तरीका बहुत पेचीदा था। जीआरसी ने ध्यान नहीं रखा कि बिना उत्तर वाले छूटे सवालों के आधार पर ही ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए थे। एनटीए ने कहा कि जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले उन्हें गलत फायदा मिला। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और एनटीए को 2 हफ्तों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने देश के कई शहरों में प्रदर्शन किए। वहीं पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है और कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नीट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बिहार और गुजरात ये एनडीए का गठबंधन को नीट डिजास्टर अलायंस बताया। बिहार और गुजरात ये एनडीए का गठबंधन या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट के छात्रों को भरोसा दिया कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जो भी कदम उठाने होंगे सरकार उसे पूरा करेगी।
वहीं राजस्थान के कोटा में नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्र सड़क पर उतर गए और कलेक्ट्रेट का घेराव किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर बल का भी प्रयोग किया। दिल्ली में भी नीट परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र एचआरडी मंत्रालय के ऑफिस पहुंचे और मंत्रालय के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 4 आतंकी घटनाएं हुई, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई, जबकि एक जवान शहीद हुआ है। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी भी ढेर हुए, लेकिन इन सबके बीच सुरक्षा बलों को एक ऐसा विस्फोटक हाथ लगा है जो एजेंसियों के लिए अब एक नई चुनौती पैदा कर रहा है। सुरक्षा बल के हत्थे चढ़े आतंकवादी से पूछताछ में पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों ने लिक्विड आईईडी तैयार किया है, जिसे बाग में छिपाया गया। इस महीने की शुरुआत में पुलवामा में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का सबसे पुराना आतंकी कमांडर रियाज डार उर्फ सथार और उसका साथी रईस डार मारा गया था। इसी दौरान पुलिस ने आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार किया, जिसके पास से तरल आईईडी बरामद हुआ था। पूछताछ में आतंकी ने बताया कि करीब 6 किलोग्राम वजन का आईईडी तैयार किया था, जिसे प्लास्टिक के कंटेनर में छिपाकर रखा गया था। इसे बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एक खास तरह का विस्फोटक है जिसका पता खोजी कुत्तों या डिटेक्टरों की मदद से भी नहीं लगाया जा सकता। 2007 में दक्षिण कश्मीर में आतंकी गुटों ने इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट अब तरल आईईडी के इस्तेमाल की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। और जम्मू आतंकी हमले से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक की है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। बैठक गृह मंत्रालय के अफसरों के साथ हुई है। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए हैं, उसको लेकर अब गृह मंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक आज हुई है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। इधर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद घाटी के इलाकों में जब आतंकवादियों की दाल नहीं गली, तो वो अब जम्मू को अपना निशाना बना रहे हैं। हालिया आतंकी हमले इसका ताजा उदाहरण है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जम्मू संभाग में बढ़ते आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण कश्मीर घाटी में आतंकवाद का सफाया है। ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर तमाम आतंकी मार गिराए गए, साथ ही लोकल सपोर्ट भी खत्म कर दिया और घुसपैठ भी घाटी के इलाके में ना के बराबर है। लेकिन सीमा पार से आए आतंकी अब जम्मू की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि घाटी के मुकाबले यहाँ पहाड़ी इलाके ज्यादा हैं, जो आतंकियों को छिपने में मदद करती है और पशु तस्करों की आड़ में घुसपैठ को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में बौखलाए आतंकी अब अलग अलग साजिशें रच रहे हैं, जिसमें पशु तस्करी का मामला सामने आया है। ऐसे में विशेषज्ञों की राय है कि स्थानीय लोगों की ही फौज बनानी चाहिए, जो वहाँ की आबो हवा से घुले मिले होते हैं। लोकल लड़के सारा टेरेन जानते हैं, पगडंडियाँ जानते हैं, छुपने की जगह जानते हैं। वो जंगलों में अपनी बकरियाँ भेड़ें चराते हैं, उनको सब पता है। तो लोकल लड़कों को मेरा ये मानना है 500,000 लड़कों को करना चाहिए एसपीओ एंगेज करके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नेवल कमांड और रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे पिछले कार्यकाल में भी हमने नौसेना और समुद्री सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया था, लेकिन इस कार्यकाल में हमारा ध्यान समुद्री सुरक्षा को अधिकतम रूप से मजबूत करने और अपनी नौसेना को मजबूत बनाने पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय पर होने जा रहा है जब जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्रीनगर में डल झील के किनारे योग करेंगे, जिसके लिए वे 20 जून की शाम को ही श्रीनगर पहुंच जाएंगे। तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद ये मोदी की पहली कश्मीर यात्रा होगी। इस दौरे के जरिए मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि घाटी मोदी राज में सुरक्षित है। साथ ही ये संदेश भी दिया जाएगा कि कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं आतंकियों को भी कड़ा संदेश मिलेगा कि भारत आतंकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिशा निर्देश दिए हैं सुरक्षा एजेंसीज को कि वो प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर इसमें अपना सहयोग दे। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने योगासन का AI वर्जन शेयर किया था और वृक्षासन के फायदे बताए थे। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आए। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी मान्यता का प्रतीक खीर भवानी मेला अब शुरू हो गया है। गांदरबल में खीर भवानी का मेला शुरू होने से पहले पूरे धूमधाम से खीर भवानी यात्रा निकाली गई।
जिसके बाद शुरू हुए खीर भवानी मेले में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर साल ज्येष्ठ अष्टमी पर खीर भवानी मंदिर में लगने वाले इस मेले में बच्चे, बुजुर्ग से लेकर भारी संख्या में महिला श्रद्धालु भी शामिल हुए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंतजाम है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और मैं तो पहली बार आया, मेरे जो फादर मदर हैं वो हर साल आते हैं, पिछले 8 साल से आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा इंतजाम है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से और काफ़ी मज़ा आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी माता खीर भवानी का आशीर्वाद लेने के लिए देश विदेश से हिंदू श्रद्धालु पहुँचे और पवित्र कुंड में स्नान के बाद कतार में लगकर माता के दर्शन किए। आज हमने यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे आए, जल चलाया हमने, जो कच्ची रस्सी थी, फिर हम लोगों ने पूजा वगैरह की, फिर हम लोगों ने दिया जलाए, फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने चुनरी वगैरह जो थी वो चढ़ाई और फिर साथ में हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया यहाँ से। खीर भवानी की यात्रा के दौरान प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। यात्रा के दौरान आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कश्मीरी पंडितों की आस्था और विश्वास का प्रतीक खीर भवानी मंदिर की कई मान्यताएं हैं और कई चमत्कार भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। खास तौर पर इस मंदिर में स्थित कुंड से कई रहस्य जुड़े हैं। दरअसल गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में एक कुंड मौजूद है जिसे चमत्कारी कुंड कहा जाता है। लोगों की मान्यता है कि यह कुंड आने वाले अच्छे और बुरे समय की ओर इशारा करता है। कहते हैं कि जब भी कश्मीर पर कोई मुसीबत आती है, इस कुंड के पानी का रंग बदलकर काला और लाल हो जाता है। साल 1999 में भवानी मंदिर के कुंड का रंग लाल हो गया था, जिसके बाद करगिल युद्ध हुआ था। साल 2019 में इस कुंड के पानी का रंग हरा हो गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट गया था। साल 2022 में कुंड के पानी का रंग फिर लाल हुआ था, जिसके बाद कोरोना महामारी ने लोगों को परेशान किया था। वहीं 2024 यानी इस साल कुंड के पानी का रंग नीला हो गया है, जो खुशहाली का संकेत है। इसी कुंड की जो है यहाँ पूजा की जाती है, क्योंकि ये कुंड जो है काफी महत्व रखता है। बताया जाता है, मान्यता भी है कि इस कुंड का पानी जो है आने वाला भविष्य बताता है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की टॉप लीडरशिप और आरएसएस के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। अयोध्या में मिली करारी हार के बाद आरएसएस ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। मोहन भागवत के बाद अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इशारों ही इशारों में अहंकारी कह दिया। उन्होंने कहा कि जो अहंकारी बन गए, भगवान राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना। वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया, उन्हें तो भगवान राम ने शक्ति ही नहीं दी। उनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह की हार पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि लल्लू सिंह ने जनता पर जुल्म किए, इसीलिए राम जी ने उन्हें 5 साल के लिए सत्ता से दूर कर दिया। क्योंकि आरएसएस को बीजेपी का सहयोगी बताया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय से ही आरएसएस बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाने का काम करता आया है। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस के बीच अचानक शुरू हुई खटपट को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। और सियासी गलियारों में ये कहा जाने लगा कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। चूंकि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए बीजेपी के अहंकार को अयोध्या में मिली हार का कारण बताया, इसीलिए राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी सामने आ गए और उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलकर बचाव कर दिया। अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं। बता दें, जब से बीजेपी फैजाबाद सीट हारी है, तब से अयोध्या में मिली हार पर रार देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और एक सच्चा सेवक गरिमा बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है, और उनके इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखा गया था। जब से बीजेपी अयोध्या की सीट हारी है और राम मंदिर की लहर के बाद केवल 240 सीटें ही जीत पाई है, तभी से इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। और वहीं इंद्रेश कुमार का ये बयान सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं को एक और सुनहरा मौका हाथ लग गया है।
जिसके बाद तो विपक्षी दलों ने आरएसएस का सहारा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमले और तेज कर दिए। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हारे, आप रामेश्वरम में हारे, आप रामटेक में हारे। क्योंकि इंद्रेश कुमार ने इंडिया गठबंधन को राम विरोधी बताया, इसीलिए उनके इस बयान से कई कांग्रेस नेता तो बुरी तरह भड़क गए। हालांकि बीजेपी ने भी बचाव किया। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। देखिए, अब ये है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं। और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। विपक्षी दलों के नेताओं ने दो टूक कह दिया कि उन्हें ना तो संघ की और ना ही आरएसएस नेताओं की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को लेकर एक बड़ा दावा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अल्पमत में है और कभी भी गिर सकती है। ये गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। तीसरे टर्म में मोदी सरकार किसानों के ऊपर मेहरबान नजर आ रही है। पीएम मोदी ने अब किसानों से संवाद करने का फैसला लिया है, जिसके लिए अब जगह भी तय कर दी गई है। और वो समय आ गया जब पीएम मोदी किसानों से सीधे तौर पर मुलाकात करेंगे। किसानों और मोदी के बीच ये मुलाकात कहीं और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगी। वाराणसी के मेहंदीगंज ग्राम सभा में प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मेलन में शामिल होंगे और 50,000 किसानों से सीधा संवाद करेंगे। पीएम मोदी और किसानों के बीच ये संवाद 18 जून को होगा और इस दौरान पीएम मोदी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे, जिसके तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड का भी प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि शपथ लेते ही पीएम मोदी ने किसानों के हित में ही पहला फैसला लिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने का ऐलान किया था, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। और ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि किसानों की नाराजगी कहीं ना कहीं सरकार को भारी पड़ी है। इस बार पंजाब में बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। वहीं 10 सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी को केवल 5 सीटों पर ही जीत मिली है। और इसीलिए जब पीएम मोदी ने वाराणसी आकर किसानों के साथ संवाद करने और उन्हें 20,000 करोड़ रुपए की सौगात देने का ऐलान किया, तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। अरे भाई, तो पूरे देश के लिए है कि बनारस के लिए 20,000 करोड़ थोड़ी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ये कहकर निशाना साधा कि वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में कुछ नहीं दिया और गुजरात के लोग बनारस के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। अमूल से लेकर गंगा जी में क्रूज से लेकर बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर से लेकर सारा काम अपने गुजरात को, स्मार्ट सिटी कौन काम कर रहा है? सब गुजराती काम कर रहे हैं। अजय राय ने दो टूक कहा कि मोदी जी गुजरात से कारखाना लेकर आए और काशी के लोगों को रोजगार दें। अगली खबर का रुख करेंगे। महंगाई का असर अब दूध पर भी दिखने लगा है। पहले अमूल, फिर मदर डेयरी और अब पराग के दूध भी महंगा हो गया है। पराग के दोनों 1 लीटर वाले वैरायटी पैक में 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते अब पराग टोन मिल्क 54 रुपए की बजाय 56 रुपए का हो गया है। वहीं पराग गोल्ड 1 लीटर की कीमत 66 रुपए से बढ़कर 68 रुपए हो गई है। इसके अलावा पराग के आधा लीटर वाले पैक में 1-1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते पराग गोल्ड आधा लीटर का दाम 33 रुपए से बढ़कर 34 रुपए हो गया है। वहीं हाफ लीटर पराग स्टैंडर्ड अब 30 की बजाय 31 रुपए में मिलेगा। कंपनी के मुताबिक भारी गर्मी की वजह से दूध का उत्पादन कम हुआ है और इसके अलावा दूध की लागत में भी बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से दूध के दामों में इजाफा किया गया है। गौरतलब है कि 2 हफ्ते पहले अमूल ने भी दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ तो ले ली, मगर उत्तर प्रदेश में घटा जनादेश बीजेपी को चैन से बैठने नहीं दे रहा। कानपुर, अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र में हारे हुए प्रत्याशियों पर बीजेपी अब सख्त हो गई है। और बीजेपी ने अवध, कानपुर और बुंदेलखंड से हारे हुए प्रत्याशियों से हार की वजह पूछी है, जिस पर हारे हुए प्रत्याशियों ने लखनऊ पहुंचकर अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में ज्यादातर हारे हुए प्रत्याशियों ने भीतरघात, विधायकों की दूरी और अधिकारियों का सहयोग न मिलना और प्रशासन से लोगों की नाराजगी को हार की बड़ी वजह बताया है।
बांदा में भी भीतर घाती थे। देखिए, भीतर घाती नहीं कह सकते, वो तो सामने वाले घाती हो जाते हैं ना। जब सामने वाला घाती होता है तो भीतर घाती भी उसमें शामिल हो जाते हैं। मौजूदा विधायक है या पूर्व विधायक? मौजूदा हमारे यहाँ मौजूदा से कोई लेना देना नहीं रहा। मौजूदा सब ठीक ठाक रहे। हालांकि पार्टी आलाकमान अपने हारे हुए प्रत्याशियों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। पार्टी का कहना है कि जब संगठन के पदाधिकारी एक लोकसभा सीट पर भेजे गए थे, तब उन्होंने इन बातों का जिक्र क्यों नहीं किया। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी ने 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बीजेपी का ये सपना टूट गया और पार्टी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। और इसीलिए पार्टी को जिन सीटों पर हार मिली, वहां जाकर बीजेपी ने अब रिपोर्ट तैयार करने का फैसला लिया है। और कल यानी 15 जून से ही बीजेपी के पदाधिकारी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर जमीनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। बीजेपी आलाकमान ने 80 लोगों की टीम बनाई है और एक टीम में 2 सदस्य और एक पूर्व विधायक को शामिल किया गया है, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर हार की वजह तलाशेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी उम्मीदवार क्यों हार गया। जो पदाधिकारी हार पर मंथन करने के लिए शनिवार को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाने वाले हैं, उन्हें लोकसभा क्षेत्र भी आवंटित कर दिया गया है। हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वहां जाकर उन सारे विषयों का आकलन करेंगे जिस प्रकार से ये परिणाम आए। बताया जा रहा है कि बीजेपी 3 तरह की रिपोर्ट तैयार करेगी। पहला आधार प्रत्याशी से मिली रिपोर्ट को बनाया जाएगा। दूसरा आधार संगठन की टीम जो रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को देगी वो होगा। और तीसरा मंडल लेवल पर तैयार करवाई गई रिपोर्ट होगी। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर बीजेपी भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन 2027 की तैयारी भी शुरू कर दी और अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर उन्हें विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। और इस महीने के आखिर तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो जाएगी, जिसके शुरू होने से गोरखपुर क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ, आगरा और दिल्ली कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर NH 27 के जैतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ का सालारपुर में समाप्त होगा। इसके साथ ही कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर भी कई फैसले लिए गए। सीएम ने सख्त निर्देश दिए कि सरकारी या निजी गाड़ियों पर हूटर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और गंगा दशहरा से पहले नदी घाटों की सफाई के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कार्रवाई माफिया के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ नहीं। इधर उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर फिर गरजेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नदियों और तालाबों के किनारे से तुरंत अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। राजधानी लखनऊ के अबकर नगर में कुकरैल नदी के किनारे 330 से ज्यादा अवैध घरों और दुकानों को गिराया गया। इस दौरान कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन बाबा का बुलडोजर नहीं रुका और अब सीएम योगी ने अतिक्रमण के खिलाफ और सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि नदियों और पुराने तालाबों के किनारे तत्काल अतिक्रमण हटाए। साथ ही सीएम ऑफिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके योगी आदित्यनाथ के हवाले से इस सिलसिले में निर्देश जारी किए, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा, मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे अतिक्रमण की स्थिति है। ऐसी ही स्थिति काशी, सहारनपुर समेत कई जिलों में है। अभी लखनऊ में कुकरैल नदी के पुनरुद्धार की कार्रवाई हो रही है। अवैध बसावट को हटाकर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया है, जिसके बाद अब प्रशासन अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सख्त हो गया है। काशी से बाबा के श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज आई है। काशी विश्वनाथ धाम में अब श्रद्धालु बाबा के डिजिटल दर्शन कर पाएंगे। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए 3D व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आए लोग वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के जरिए 5 पहर की आरती और श्रृंगार देख पाएंगे। मंदिर परिसर में इसका सफल ट्रायल भी किया गया, जिसका शानदार रिव्यू मिल रहा है। 3D स्वरूप में बाबा विश्वनाथ की भव्य आरती, धाम की भव्यता और काशी गंगा घाट बाबा विश्वनाथ के महत्व को लोग समझ पाएंगे और उनके स्वरूप का दर्शन भी कर सकेंगे। 3D दर्शन के जरिए श्रद्धालु दर्शन के साथ साथ धाम के महत्व को भी समझ पाएंगे। G7 समिट में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जोरदार स्वागत किया। इटली के अपुलिया में चल रहे समिट के दौरान मेलोनी ने पारंपरिक भारतीय अंदाज में पीएम मोदी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी उनके अभिवादन का जवाब दिया। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मेलोनी और मोदी की ये पहली मुलाकात है। दोनों नेता G7 से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए इटली में हैं, जहां प्रधानमंत्री ने अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और द्विपक्षीय वार्ता की। सबसे ज्यादा चर्चा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और पीएम मोदी के साथ मुलाकात की रही। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और उन्हें गले भी लगाया।
इसके बाद द्विपक्षीय बैठक हुई। जंग शुरू होने के बाद ये तीसरा मौका है जब मोदी जेलेंस्की से मिले हैं। इससे पहले पिछले साल दोनों नेताओं ने जापान में G7 समिट में मुलाकात की थी। जेलेंस्की से पहले ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मिले और द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 25 साल में सबसे ज्यादा विदेश दौरे करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा बार पड़ोसी मुल्क चीन का दौरा किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने 2 कार्यकाल में कुल 135 विदेश दौरे किए हैं और 66 देश गए हैं। पीएम मोदी पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा 8 बार अमेरिका गए। साल 2014 से 2019 तक उन्होंने 57 देशों के 92 दौरे किए, जबकि 2019 से 2024 तक पीएम मोदी ने 28 देशों के 43 दौरे किए। पीएम मोदी अपने कार्यकाल में 5 बार चीन भी गए। वो सबसे ज्यादा बार चीन जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि वो अपने पहले कार्यकाल में ही 5 बार चीन गए थे, जबकि दूसरे कार्यकाल में 1 बार फिर चीन नहीं गए, क्योंकि 2020 में गलवान में चीनी घुसपैठ की वजह से दोनों देशों के संबंध काफी खराब हुए। यही नहीं, पीएम मोदी इजराइल, फिलिस्तीन, रवांडा, बहरीन, पापुआ न्यू गिनी और मंगोलिया जैसे देशों का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं। दिल्ली में बूंद बूंद पानी के लिए कोहराम मचा हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह है टैंकर माफिया, जो हरियाणा से नहर के जरिए दिल्ली आने वाले पानी पर डाका डालते हैं। ये टैंकर माफिया इतना शातिर है कि पानी दिल्ली तक पहुंचे इससे पहले ही बीच में पानी की चोरी कर ली जाती है। और पानी की ये चोरी मुनक नहर से की जाती है। टैंकर माफिया मुनक नहर में पंप डालकर टैंकर फुल कर लेते हैं और फिर दिल्ली के लोगों को ही ये पानी महंगे दामों पर बेचते हैं। खास तौर पर मुनक नहर पर 56 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 15 किलोमीटर का जो ये स्ट्रेच देख रहे हैं, 15 किलोमीटर के स्ट्रेच में 56 पुलिस वालों को तैनात किया गया ताकि टैंकर माफिया इस मुनक नहर से पानी चोरी ना करे। दरअसल ये मुनक नहर हरियाणा से दिल्ली आती है और इसी बीच पानी की चोरी होती है। इसलिए दिल्ली पुलिस के 56 जवान 24 घंटे नहर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बीते दिनों 6 टैंकर भी जब्त किए हैं, लेकिन टैंकर माफिया नहीं पकड़े जा सके। वहीं बूंद बूंद पानी को तरस रही दिल्ली को कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए बार बार अपना रुख बदल रहे हैं। पहले हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने दिल्ली में करीब 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब अपने बयान से पलटते हुए हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसके पास अतिरिक्त पानी है। हिमाचल के पास जितना भी पानी है, अपने राज्य की जरूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य, हम उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। भले ही हिमाचल से कुछ राहत मिलती दिख रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। आधी अधूरी सरकार चल रही है। ऐसे में प्यास से तड़प रही दिल्ली वालों की प्यास कौन बुझाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें ओखला की हैं, जहां पानी का टैंकर आते ही लोग टूट पड़ते हैं। पेंशन और पीएफ की तरह ही पानी सहेजना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में पानी की सप्लाई और डिमांड में जमीन आसमान का अंतर है। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर वायुसेना का विमान भारत पहुंच गया है। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कुवैत के मंगाफ में भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट आज भारत पहुंचा। भारतीय वायुसेना के विमान को केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया, जिसके बाद केरल के सीएम पिनराई विजयन ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कुवैत में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत गए थे, जहां उन्होंने कई अस्पतालों का दौरा कर घायल भारतीय लोगों से मुलाकात की थी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी आज मृतकों के शव को लाने वाले वायुसेना के विमान से ही वापस आ गए। कुवैत में हुए आग हादसे में 45 भारतीयों की मौत हुई है। मरने वालों में केरल के 23, तमिलनाडु के 7, आंध्र उत्तर प्रदेश के 3 और बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 1 लोग शामिल हैं। कुवैत सरकार ने इस अग्निकांड की जाँच के आदेश दे दिए हैं और हादसे के बाद अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
हमें किसी को बुलाना होता है तो हम उसे नाम लेकर बुलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी जानवर की प्रजाति में भी ऐसा हो सकता है और जानवर भी एक दूसरे के नाम रखते हैं। दरअसल नेचर जर्नल की एक रिसर्च के मुताबिक हाथी एक दूसरे को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एक हाथी हर दूसरे हाथी के लिए अलग अलग आवाजें निकालता है। यही नहीं, अपने लिए दी गई आवाज को हाथी खूब अच्छी तरह पहचानते हैं, जबकि हाथी आवाज पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। दूसरों के लिए की गई आवाज को अनदेखा भी कर देते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि हाथी सिर्फ आवाज सुनकर ये पता लगा लेते हैं कि वो आवाज उनके लिए थी या नहीं। दरअसल शोधकर्ताओं ने केन्या में अफ्रीकी सवाना हाथियों के 2 झुंडों की आवाजों का विश्लेषण किया था। भारत में कोरोना महामारी के बाद डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है। फल सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक सब कुछ बिना कैश पेमेंट के आसानी से हो जाता है। लेकिन यही डिजिटल दुनिया साइबर फ्रॉड्स के लिए वरदान बन गई है और इंडियन साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल के महीने तक 7,40,000 से ज्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिली हैं। यानी कि हर दिन औसतन 7,000 साइबर फ्रॉड्स की शिकायतें मिल रही हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन शुरुआती 4 महीनों में साइबर क्रिमिनल्स ने भारतीयों से 1,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में होने वाली साइबर क्राइम की कुल घटनाओं में से 45% घटनाओं को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बैठकर अंजाम दिया गया। ईद उल अजहा यानी कुर्बानी की ईद 17 जून को मनाए जाने वाले इस त्योहार से पहले लखनऊ में बकरा मंडी सज चुकी है और इस मंडी में पहुंचे एक बकरे की चर्चा जोरों पर हो रही है। ये है सोहन, लखनऊ बकरा मंडी की शान। आजकल पूरे लखनऊ में इनके ठाट बाट के चर्चे चल रहे हैं, क्योंकि सोहन मियाँ कोई आम बकरा नहीं है। ये खाने में घास फूस नहीं, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। चना और गेहूं चारा और देसी घी और दूध तक भी देते हैं इनको। गर्मी ना लगे इसलिए इनके लिए पर्सनल एसी की व्यवस्था की जाती है। लखनऊ बकरा मंडी में इस वक्त सोहन को लेकर काफी हाइप है, क्योंकि सोहन की कीमत 2.5 लाख रुपए लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा एक बार अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया तो उसकी खैर नहीं। कोई चिंता करने की बात नहीं, जो भी काम है मेरे पास आइए। आप भोपाल में मुझे बिठाया है और मध्य प्रदेश के सारे लोगों को मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कहा, बीसी के माध्यम से भी कहा है कि जो भी हो, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, 1 गिलास पानी भी पिया तो हलक से निकाल लूंगा, उसका चिंता मत करना। मंत्री की इस चेतावनी के बाद उनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन में सटोरियों के खिलाफ पुलिस ने बहुत बड़े एक्शन को अंजाम दिया है। पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई में इतना कैश बरामद किया कि पूरी रात नोटों की गिनती ही होती रही। नोटों का अंबार, 500 रुपए के नोटों की गड्डियां, इतना कैश है कि गिनती करते करते पुलिस के पसीने छूट गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। सट्टेबाजों के 2 ठिकानों पर छापेमारी में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही करोड़ों का कैश बरामद किया है। पुलिस ने 15 करोड़ की नकदी बरामद की है। पुलिस ने विदेशी करेंसी और कई हाईटेक गैजेट्स भी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के सट्टेबाज गिरफ्तार हुए हैं। जैसे ही चीज़ें वेरीफाई हो गई, पुलिस ने कल देर रात से ये कार्रवाई शुरू की है और भारी मात्रा में कैश, जो कि 14 करोड़ 58 लाख रुपए है, इलेक्ट्रॉनिक हिसाब किताब रिकॉर्ड, जिसमें कि बहुत 40 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, 15 से ज़्यादा लैपटॉप, आईपैड मिनीज और इस तरह के इक्विपमेंट हैं, ये सारे रिकवर किए हैं। दरअसल T20 वर्ल्ड कप के दौरान ये सभी गैंग सट्टेबाजी के गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के धनबाद से होकर गुजरने के दौरान राहुल गांधी ने चौपाल लगाकर वहां रह रहे लोगों की समस्याएं सुनी थी और इस दौरान वहां रहने वाली गायत्री नाम की युवती ने राहुल गांधी से अपने इलाके की समस्या कही थी और पढ़ाई के साथ रोजगार की मांग भी की थी। लेकिन आरोप है कि धनबाद के केंदुआडीह थाना इलाके के बीजेपी समर्थकों को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने बीजेपी की जीत के बाद गायत्री को बहुत परेशान किया। यही नहीं, आरोप तो यहाँ तक हैं कि उन्होंने गायत्री का घर जलाने की कोशिश भी की। लोग को मारपीट कर रहा है, भाजपा का जो है सब पार्टी वो मारपीट कर रहा है कि तुम क्यों न्याय यात्रा में शामिल हुई है, को यहाँ ला दिए हैं तो जाओ, तुम अनुपमा सिंह साथ तुम भी जाओ, हार गया है तो। गायत्री के परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने जब बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध किया
तो गायत्री, उनके माता पिता और चाचा के ऊपर 15 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में कुछ लोग लाठी डंडे से लैस मारपीट करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल गायत्री और उनका परिवार डरा सहमा है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि राहुल गांधी के सामने अपनी गरीबी बयां करना उनके लिए मुसीबत बन गया है। अभी तक बटुकों से ही मां गंगा की आरती कराई जाती रही है, फिर चाहे तीर्थराज प्रयाग हो, हरिद्वार हो या फिर काशी। लेकिन अब संगम नगरी प्रयागराज में 16 जून से बटुक कन्याएं मां गंगा की आरती करती हुई दिखाई देंगी, जिसके लिए मां गंगा की संध्याकालीन आरती के लिए कुल 8 बटुक कन्याओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान बटुक कन्याओं को मां गंगा की आरती के दौरान के परिधान, मंत्रों का ज्ञान और कितने समय तक आरती की जानी है, इसकी बारीकियां सिखाई जा रही हैं। दरअसल बटुक कन्याओं से गंगा आरती कराने की पहल जय त्रिवेणी जय प्रयाग सेवा समिति द्वारा आरती कराए जाने की पहल की गई है, जिसका मकसद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि 16 जून से बटुक कन्याएं गंगा आरती की शुरुआत करेंगी, तो हफ्ते में एक दिन बटुक कन्याएं मां गंगा की संध्याकालीन आरती करेंगी। Zee News।